Good morning, student. There is your another lecture of geography. So, in last lecture, we have studied about population part 1. This is your second chapter, population part 2. We will know and understand what is the population more important for our world. पॉपुलेशन को एज अ ह्यूमन रिसोर्स कंसिडर किया जाता है. फिजिकल और इंटेलेक्चुअल इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉपुलेशन का, ये डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन इज डिपेंडेंट ऑन हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज लाइक अदर नेचुरल रिसोर्सेज. द ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो डेवलप विद रेफरेंस टू ह्यूमन रिसोर्सेज. In fact, human resources are not developed efficiently. The use of other resources also get adversely affected. Considering these issues, इन issues को consider करते हुए हम population structure यानी sex ratio, literacy rate etc. को study करेंगे in population geography. तो population composition का age structure क्या होता है? The age structure of a population refer करता है the number of people in different age group. ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, ओल्ड पीपल. ईच ऑफ द एज ग्रुप हैज़ अ शेयर इन द पॉपुलेशन. हर किसी का अपना शेयर होता है. इनका जो शेयर होता है ये हर कंट्री से कंट्री में अलग हो सकता है. हर ग्रुप का इसका चेंज हो सकता है और इनके शेयर जो है पॉपुलेशन के ये अलग अलग हो सकते हैं. अब हम यहाँ पर देखेंगे फिगर 2.1 में यहाँ पर एज स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ का दिया हुआ है. तो यहाँ पर पहले में हमको ए में दिया हुआ है, बी और सी में दिया हुआ है. ए में हम देखेंगे कि जो लेफ़्ट साइड में है वो मेल एज ग्रुप बताया हुआ है और राइट साइड पर फीमेल एज ग्रुप है. बी में इस एज ग्रुप में आपको फ़र्क नज़र आएगा. जैसे ए में आप देखेंगे कि ये 0 से 100 की तरफ बढ़ता जा रहा है, जबकि बी में ये कहीं कहीं पर बढ़ रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, और सी में ये कम्प्लीटली डिफरेंट है. ये 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी कीजिए और इन क्वेश्चंस को समझिए. डेमोग्राफर्स पॉपुलेशन पिरामिड को यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एज और जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को. डेमोग्राफर्स पॉपुलेशन पिरामिड्स को यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एज और जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को. वाई एक्सिस जो है इसके सेंटर में ग्राफ का शो करता है एज ग्रुप का, जबकि एक्स एक्सिस शो करता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक एज ग्रुप. द लेंथ ऑफ बार शो करते हैं द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन. द लेफ्ट साइड of the graph represents the males while the right side क्या फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. और बेस ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द चिल्ड्रन पॉपुलेशन while apex जो है रिप्रेजेंट करता है ओल्ड पीपल. लार्जर साइज ऑफ द पॉपुलेशन अगर एज ग्रुप 15 to 59 के बीच में है तो ये चांसेस होते हैं कि लार्जर इंडिपेंडेंट वर्किंग पॉपुलेशन है, जबकि दूसरी तरफ अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है यानी 0 to 15 का ये हाई है तो मतलब डिपोशन इन द एज ग्रुप ऑफ 60+ इंडिकेट्स ग्रेटर एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द एज पॉपुलेशन. मतलब अगर एज पॉपुलेशन 60+ है, 60+ है तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है. तो 3 मेन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं. हम लोग जैसे फिगर 2.1 में देखा, वी विल सी 3 मेन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन. एक्सपेंसिव ए broad base with narrowing apex shows that more people die at each higher band. This also shows high birth rate and high death rate. और constrictive बेस गेट्स नैरोअर वाइल एपेक्स जो है इसका ब्रॉडर होता है. ये इंडिकेट करता है लोअर परसेंटेज ऑफ यंगर पीपल और मोर एल्डरली पीपल. ये लो बर्थ रेट और हाई डेथ रेट को, लो डेथ रेट को बताता है. स्टेशनरी सी ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप हैव सेम परसेंटेज. बहुत लो बर्थ रेट होता है और बहुत लो डेथ रेट होता है. पॉपुलेशन बहुत मुश्किल से ग्रो करती है. द टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर हैज़ अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर ऑफ नेशन. जैसे हम जानते हैं कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है उसका नेशन पर इफेक्ट होता है. बोथ एक्सट्रीम्स ओल्ड एज डिपेंडेंसी एज वेल एज यंग एज डिपेंडेंसी, ये जो है बर्डन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए. दूसरी तरफ अगर हायर प्रोपोर्शन वर्किंग पॉपुलेशन के मतलब यहाँ पर ज़्यादा मैन पावर है.
अब हम सेक्स कंपोजिशन के बारे में पढ़ें। कोई ये मेल है और उनका जो नंबर होता है हर एज ग्रुप में, हर कंट्री में अलग अलग होता है। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन एक ही इंपॉर्टेंट होता है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए। इनका रेशियो जो है बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। इन इंडिया इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, सेक्स रेशियो इज इक्वल टू टोटल फीमेल पॉपुलेशन अपॉन टोटल मेल पॉपुलेशन इंटू 1000। सेक्स रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानकारी के लिए, वीमेन की स्टेटस जो है किसी कंट्री में क्या है ये पता करने के लिए। किसी एवरेज हालत में देखा जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट करती है सेक्स रेशियो 990 फीमेल per 1000 male. Highest sex ratio in the world has been recorded in countries like Latvia, Estonia, Russia and Ukraine. There are 1162 females per 1000 male. In contrast, in Saudi Arabia, there are 667 females per 1000 males. Countries like China, India, Bhutan, Pakistan, Afghanistan have a lower sex ratio. जनरल में देखा जाए तो एशिया का जो सेक्स रेशियो बहुत लो है। अब यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है टेबल 2.1 इंडिया का डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, तो इसे आप ठीक से स्टडी कर लेना और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड जो है रिफ़र करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को। इसका नतीजा ये निकलता है कि चेंज इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, द change comes because of a decline in birth rate and death rate. As fewer births are registered, the number of young dependents grow smaller. जैसे कि हम समझ सकते हैं कि अगर बर्थ रेट कम होगी तो फिर यंग डिपेंडेंस जो है वो भी कम होंगे और लो बर्थ रिलेटिव टू द वर्किंग इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि डिवाइडेंड जो है एक टाइप का रिवार्ड है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। इट इज़ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस रिसीव्ड इन अ कंट्री। देयर इज वर्किंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन भी होती है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी होती है। हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा एज ग्रुप 0 से 15 के बीच के जो होते हैं या 59 अबव ये जो है डिपेंडेंट होते हैं और 16 अबव से लेकर 59 तक जो होते हैं 15 अबव से 59 तक ये एज ग्रुप जो होता है ये वर्किंग होता है। The ratio between working and non-working dependent population determines how productive the country is economically. इससे ये पता चलता है कि कंट्री कितनी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना कंट्रीब्यूशन वर्किंग पॉपुलेशन का इकोनॉमी में ज़्यादा होगा। जब किसी कंट्री का पॉपुलेशन जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये जो है पॉपुलेशन किसी कंट्री की बढ़ती है तो फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट ये भी चेंज होता है। देयर इज चेंज इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एज फीवर बर्थ आर रजिस्टर्ड और नंबर ऑफ डिपेंडेंट बिकम स्मॉलर देन द वर्किंग पॉपुलेशन। जब बर्थ बहुत कम होगी तो डिपेंडेंट और विद फीवर पीपल टू सपोर्ट एंड मोर पीपल वर्किंग इकोनॉमी रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं, एक्सेलरेट होती है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके रिजल्ट में क्या होता है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से बेनिफिट होता है हर किसी को, विच बेनिफिट्स एवरीवन इन द इकोनॉमी। और बेनिफिट जो है अचीव्ड ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये डेमोग्राफिक डिवाइडेड डिपेंड करता है वेदर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द हायर पॉलिसीज इन एरिया सच एज एजुकेशन, health, research, etc. It depends on the level of schooling, employment, frequency of childbearing, economic policies on tax incentives, health programs, pension और retirement policy. डेमोग्राफी डिवाइडेड जो है किसी कंट्री का विजिबल होता है नीचे दिए हुए तरीक़ों से। पर्सनल सेविंग बढ़ती है और इसे यूज़ किया जाता है स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी को। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होते हैं तो पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी के 2 बच्चे तो अपने 2 बच्चों के एजुकेशन के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब के उनके 4 बच्चे तो उनका जो है जो सेविंग है उनकी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 4 जगह पर। थस ह्यूमन कैपिटल इज बिल्ड और मोर वीमेन ज्वाइन द लेबर फोर्स एंड बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। दे कंट्रीब्यूट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा जीडीपी जो है बढ़ जाती है क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो कम हो जाता है, यानी डिपेंडेंट लोगों की तादाद कम हो जाने की वजह से जो ये रेशियो है ये बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हमको टेबल 2.2 दिया हुआ है। यहाँ पर रिटायरमेंट एज रिफॉर्म्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड और अंडर कंसिडरेशन दिया हुआ है। यहाँ पर कंट्री दी हुई जर्मनी जहाँ पर रिटायरमेंट एज 66 है जो बाय 2023 इम्प्लीमेंट होगी और बाय 2029 ये 67 भी हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये 67 है जो कि 1960 में पैदा हुए हैं
यूनाइटेड किंगडम में ये 66 है बाय अक्टूबर 2020 एंड फर्दर टू 67 बिटवीन 2026 टू 28। ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट आर शेड्यूल टू इंक्रीज ग्रेजुअली टू 67 बाय 2023। चाइना में 2045 तक ये जो है 65 की एज तक बढ़ने वाला है। जापान में जो है ये 70 तक रिटायरमेंट एज बढ़ाया गया है और इंडिया में 60 ईयर्स है और कहीं कहीं पर ये 55 ईयर्स भी हो सकता है। तो इसे आप पढ़कर इस टेबल के क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने हैं। अब आगे पढ़ते हैं। टेबल 2.2 में हमें क्या शो किया गया है कि कौन सी कंट्रीज़ में जो है रिटायरमेंट एज का कंसिडरेशन क्या है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब एज जो है बढ़ जाती है, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ने लगती है और पुट्स इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन पेंशन फंडिंग, रिटायरमेंट प्रोविज़न और मेडिकल फैसिलिटी। इसके लिए कंट्रीज़ क्या करती हैं, पेंशनेबल रिटायरमेंट एज को बढ़ा देती है। एजिंग पॉपुलेशन ऑकर्स बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पॉपुलेशन इज जनरली इंक्रीजिंग, दस पीपल कैन नाउ वर्क अप टू हायर एजेस। फॉर एग्जाम्पल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान की 84 ईयर्स है, तो वहाँ पर जो है रिटायरमेंट की एज अब 60 ईयर्स है, लेकिन ये आफ्टर सम टाइम इंक्रीज होने वाली है 70 तक। इसका अनदर एस्पेक्ट है ये which needs to be seen in these countries is their age structure. The proportion of children and young adults in this country is less or decreasing, and hence their countries have increased the retirement age. In China, retirement age will be changed only in 2045 because it is only that the proportion of children and young adult is going to reduce in the एज स्ट्रक्चर, यानी 2045 तक इनका जो है जो एज स्ट्रक्चर है इसमें चिल्ड्रन और यंग एडल्ट की पॉपुलेशन कम हो सकती है। गिवन दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लाइकली टू कंटिन्यू राइजिंग in India, the growing proportion of young and child populations should be also be considered. अब लिटरेसी और एजुकेशन क्या होता है, हमें यह पता है कि अगर कोई शख्स, कोई बंदा, कोई पर्सन अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है और मैथ्स के फॉर्मूले कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन कर सकता है तो हम उसे पढ़ा लिखा कंसिडर करते हैं, लिटरेट कंसिडर करते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंडिकेट करती है कि ये कंट्री कितनी सोशो इकोनॉमिक तौर पर डेवलप्ड है। ये रिवेल करती है कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ इज अ काउज एंड कंसिक्वेंस ऑफ लिटरेसी रेट। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी। इंडिया की लिटरेसी क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, it literally denotes the percentage of population above 7 years of age which is able to read, write and has the ability to do arithmetic calculation with understanding. अब यहाँ पर हम देखेंगे, रीड द फॉलोइंग ग्राफ इन फिगर 2.3 और इस फिगर में आपको क्या बताया हुआ है, एडल्ट लिटरेसी रेट बाय रीजन एंड सेक्स 2016। तो यहाँ पर टोटल नंबर जो ऑरेंज में इंडिकेट किया है और मेल पॉपुलेशन को ब्लू में और फीमेल को पिंक में। तो आप देख सकते हैं कि कौन से कंट्रीज़ या कौन से रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, जैसे कि सेंट्रल एशिया दिया हुआ है, यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है 100% है। ठीक है, अब द ग्राफ फिगर 2.3 क्लियरली बता रहा है हमको कि डिफरेंस इन द लिटरेसी रेट जो है सेम कंटिनेंट में अलग अलग है कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज। द लिटरेसी रेट्स इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ईस्टर्न एंड साउथ एशियन कंट्रीज आर हायर वेयर दे आर लोअर इन नॉर्थ अमेरिका, Western Asia, South Asia and Sub-Saharan Africa. In any continent or subcontinent, the literacy rate of female is not more than men except where there is full literacy as in Central Asia, जबकि इट इज़ सेम इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। जैसे कि हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पर हर जगह पर फीमेल और मेल का जो लिटरेसी रेट है वो सब जगह पर सेम नहीं है, सिवाय सेंट्रल एशिया के जहाँ पर दोनों की एक्यूरेंसी या रेट 100% है। द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इज़ इन सब सहारा अफ्रीका। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, द वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी एज ग्रुप की होती है, 15 to 59 की। टेक पार्ट वेरियस प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी और क्वाड्रिमरी ऑक्यूपेशन। जैसे हम लोगों को पता है कि ऑक्यूपेशन कितने टाइप के होते हैं, हम ये आगे लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी और
क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन। तो प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ये सब सेक्टर्स में इंगेज होते हैं और ये गुड इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी नेशन की हो रही है। दिस इज बिकॉज ओनली अ डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अकोमोडेट मोर वर्कर्स इन द सेकेंडरी टेरिटरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर। अगर इकोनॉमी ज़्यादा एग्रेरियन है यानी ज़्यादा तौर पर एग्रीकल्चर पे बेस्ड है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर टेबल 2.3 दिया हुआ है। यहाँ पर ईयर दिए हुए 1901, 1951, 1961, 71, 1981, 1991, 2001 और 2011। तो यहाँ पर आपको ईयर वाइज जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर दिए हुए हैं। इनके मुताबिक आपको ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया दिया हुआ है। रूरल और अर्बन कंपोजिशन, रूरल और अर्बन कंपोजिशन क्या होता है? द डिवीज़न ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल और अर्बन इज़ बेस्ड ऑन द रेसिडेंस। ये डिवीज़न क्यों? बहुत हमें रूरल और अर्बन का लाइफस्टाइल जो है वो एक दूसरे से अलग होता है, इनका लाइवलीहुड अलग होता है, इनके सोशल कंडीशंस अलग होती है। द एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी इनका एक दूसरे से अलग होता है। द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अलग होता है। इन general terms, rural areas are those where people are mainly engaged in primary activities और urban areas वो होते हैं जहाँ पर majority working population जो है non primary activities में engage होती है। अब हम पढ़ेंगे माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर किसी को किसी जगह से किसी भी वजह से, चाहे वो फोर्सफुली हो अनफोर्सफुली हो, लीव करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं माइग्रेशन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे राम प्रसाद जो है गांव में बड़ा हुआ नॉर्थ इंडिया में, लेकिन उसके अंकल मुंबई में रहते थे तो उन्होंने उसे ऑफ़र के लिए, जॉब के लिए ऑफ़र किया और वहाँ बुला दिया। रितिका ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फर्दर स्टडीज़ के लिए वो यूएसए चली गई, या उसे जॉब मिली तो वो बिग कंपनी के लिए यूएसए चली गई और फिर वहाँ पर ही सेटल हो गई। सहमत की कंट्री जो है वो वॉर सिचुएशन में थी, इसलिए उन लोगों ने सिक्योरिटी रीजन्स के तौर पर अपनी कंट्री को छोड़ दिया और दूसरी कंट्री में जाकर रहने लगे। बबन राव जो है छोटे मोटे फार्मर हैं। ड्राउट्स की वजह से उनके जो है फैमिली को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने छोटे से फार्म को छोड़ दिया, बेचकर वो दूसरी जगह रहने चले गए। रितेश जो पिंपलवाड़ में रहता है उसने अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है और अब वो नासिक में फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहा है। और लतिका जो है सुरेखा की डॉटर है, उसकी शादी सतारा में हो गई है तो वो अपनी मैरिड लाइफ बिताने के लिए सोलापुर चली गई है। अब इन सब में आपको क्या सिमिलरिटीज़ दिख रही है? सिमिलरिटीज़ ये है कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, वेदर दे हैव डिफरेंट रीज़न। इनके रीज़न्स जो है एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन पर्पस यानी शिफ्टिंग होना उनका ज़रूरी है। ठीक है, तो व्हेन एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है या एक पॉलिटिकल बाउंड्री से दूसरी किसी पॉलिटिकल बाउंड्री में जाता है फॉर लॉन्गर और लेजर ड्यूरेशन, तो इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिस में हैपन इन अ प्री प्लान मैनर और में हैपन सडनली। ये कभी भी हो सकता है, हमने कभी हम बहुत वक्त से तय कर रहे हैं और फिर चले गए, या ऑल ऑफ द सडन किसी मजबूरी में चलेगा। ऑल्सो इट कैन बी आइदर वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी इस तरह से हो सकता है जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि फर्दर स्टडीज़ के लिए कोई बच्चा जा रहा है तो वो अपनी वॉलेंटरी जा रहा है, लेकिन वार्स की वजह से एज अ सिक्योरिटी रीज़न उन लोगों को जाना पड़ रहा है, तो ये इनवॉलेंटरी है। इन जनरल माइग्रेशन ब्रिंग्स चेंजेस इन द पॉपुलेशन। ये माइग्रेशन जो है रिसिपेंट कंट्री और डोनर रीजन, रिसिपेंट रीजन और डोनर रीजन दोनों की ही पॉपुलेशन में फ़र्क लाती है, दोनों में ही चेंजेस होते हैं। माइग्रेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर रीजन, ड्यूरेशन, इंटेंशन और पर्पस और डिस्टेंस। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन इन दिस क्लासिफिकेशन माइग्रेशन कैन बी डिवाइडेड टू टाइप्स में होता है इंटरनल माइग्रेशन और एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। पीपल माइग्रेट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ देयर कंट्री, दे डू नॉट लीव द कंट्री। People migrate within their country, they do not leave the country. This is done from one state to another or from one city to another. Example, moving to Mumbai from other state of India.
और दूसरा होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन में जो पीपल है लीव देयर कंट्री और दूसरी कंट्री में जाकर रहते हैं। एग्जाम्पल मूविंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन फ्रॉम इंडिया। अब क्लासिफिकेशन बाय ड्यूरेशन टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, माइग्रेशन कैन बी फॉर लिमिटेड टाइम, जैसे कोई अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए गया है तो वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन कैन बी फॉर लिमिटेड टाइम और सीजनल। सम ट्राइब्स ट्रेवल सीजनली इन सर्च ऑफ फॉर्डर, दिस इज कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन। इन सम प्लेसेस इन महाराष्ट्र मोर लेबर इज नीडेड ड्यूरिंग शुगर कैन हार्वेस्टिंग, then these laborers work in sugarcane fields. When there is no work on the farm, they go to the city and work as a labor. This is an example of seasonal migration. अब लॉन्ग टर्म माइग्रेशन में क्या होता है, पीपल जो है लोग अपने जगह को छोड़ते हैं और फिर उस नई जगह पर जाकर सेटल हो जाते हैं। वेदर दे विल रिटर्न, और उनका भी डिसीजन नहीं होता कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसकी एग्जाम्पल है फ्रॉम इंडिया सम माइग्रेट पीपल सेटल्ड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, और सम विलेजेस हैव कम टू सिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर आकर सेटल हो जाते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में माइग्रेटेड जो है पर्सन रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म माइग्रेशन। बट इफ द पर्सन नेवर रिटर्न्स टू दिस ओरिजिनल प्लेस, इट इज़ कॉल्ड परमानेंट माइग्रेशन। माइग्रेशन कैन बी वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, जैसे हमने पहले बताया। रीजन्स फॉर माइग्रेशन क्या होते हैं, देर यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन से रीज़न है, फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल। तो फिजिकल तो जैसे नेचुरल इवेंट जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरेप्शन, ड्राउट्स, फ्लडिंग, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन माइग्रेटिंग के लिए। और इकोनॉमिक जैसे जॉब सर्च, फर्दर स्टडीज़, बिजनेस, इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट्सेट्रा। और सोशल में होता है पीपल हैव टू माइग्रेट फोर्सफुली, और कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि उनको यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है, सोशल प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह रहने ले जाते हैं। या इट में इन्वॉल्व फोर्सिंग पीपल ऑफ सर्टेन ग्रुप टू माइग्रेट, किसी जगह से किसी जगह पर लोगों को फोर्सफुली माइग्रेट करवाना। डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज़ या मैरिज, ये भी जो है रीज़न। पॉलिटिकल रीजन्स में जैसे समटाइम्स वार, और यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको डोनर रीजन के पुश फैक्टर्स और रिसिपेंट रीजन्स के पुल फैक्टर्स के बारे में बताया। आपको सोचकर लिखना है कि वो कौन से रीजन हो सकते हैं जो डोनर रीजन के पुश फैक्टर बनते हैं, या कौन से रीजन हो सकते हैं जो रिसिपेंट रीजन के पुल फैक्टर्स बन सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स अगर किसी ह्यूमन बीइंग की किसी रीजन में पूरी होती है तो वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाता, लेकिन जैसे ही उसे फील होता है कि उसे अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने में या अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट करने में जो है डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो वो अपने उस जगह को छोड़कर चला जाता है। तो जो पुश फैक्टर्स होते हैं उन्हें बोला जाए, उसके एग्जांपल है रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वार्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और वॉर्स, ड्राउट, वाटर और एयर पोल्यूशन। उसके कंट्रेरी हम देखेंगे कि जो कंट्रीज़ जो है जिनके जो पुल फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हायर एजुकेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और मतलब अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जो है पुल फैक्टर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन। हम ये समझ चुके हैं कि माइग्रेशन जो है दोनों फैक्टर्स जो है इसके डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है। दो रीजन के बीच में होता है, इसमें से एक डोनर रीजन होता है और दूसरा रेसिपिएंट रीजन होता है। पॉपुलेशन जब किसी रीजन की जो है बढ़ जाती है तो वहाँ पर हाउसिंग सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन एक्स्ट्रा जो है ये सब में सेटल डाउन होना पड़ता है। इन अ रीजन माइग्रेशन कैन, डोनर रीजन माइग्रेशन कैन कॉज less or no utilization of these facilities. As a result, expenditure incurred on them becomes because population has their reduced. जहाँ की population reduce हो चुकी है वहाँ पर health वगैरह का जो खर्च कम हो जाता है। इन ऐसे रीजन में सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेजोरिटी ऑफ मेन इन द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द स्टेट ऑफ केरला गो टू फॉरेन कंट्रीज। तो वहाँ पर जो है जो सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के मुताबिक 1084 फीमेल पर 1000 मेल है। और जब हम कंसीडर करते हैं एज स्ट्रक्चर को स्टेट का, वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन और अदर एंड ओल्डर पीपल जो है
exceeds young age group. और कॉन्ट्रेरी जो रिसिपेंट रीजन है वो फेस करती है प्रेशर, क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी बहुत सारी जो है चीज़ें ये सप्लाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये यहाँ पर इनसफिशेंट प्रूव होती है, जिसकी वजह से वन ऑफ द मोस्ट बैडली अफेक्टेड सेक्टर्स कुड बी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। साथ ही जो लैंड होती है उसकी कीमतें बढ़ जाती है, हाउसिंग की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और इसकी वजह से स्लम्स भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं और पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है ये भी इफेक्टेड होती है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ जाती है और क्राइम रेट्स भी इन कंट्रीज़ का बढ़ जाता है। जैसे रिसिपेंट रीजन में ऑल्सो हैव एन अनफेवरेबल रेशियो, जैसे कि मुंबई देखेंगे यहाँ पर 832 फीमेल है पर 1000 मेल पर और पुणे में 948 फीमेल है पर 1000 मेल पर। और ऑल्सो वर्किंग पॉपुलेशन जो है ये भी ज़्यादा हो जाती है देन अदर एज ग्रुप और इस देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट इन सच रीजन। इसकी वजह से जो है सेंटर ऑफ क्रिएशन और न्यू रिसर्चेज जो है और टेक्नोलॉजीज़ जो है बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट बढ़ती है और डेवलपमेंट जो है नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए यूज़ होती है। कॉन्सिक्वेंटली डेवलपमेंट और इसकी इन ऐसी जगहों पर लार्ज स्केल पर। अब यहाँ पर कंप्लीट करना हमको टेबल 2.4 दिया हुआ है विद ऑफ माइग्रेशन ऑन द पॉपुलेशन, इसमें 1 आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट और इसका नेगेटिव इफेक्ट। इंटरनल माइग्रेशन रूरल आपको दिया हुआ है, इस टेबल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक के टेक केयर, स्टे होम।